हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है iCube गुरुकुल कोचिंग सेंटर पे। जहां हमने इससे पहले वाली क्लास समाप्त करी थी, वहीं से आज हम फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट के लिए आपकी जो इससे पहले वाली क्लास है उसका रिवीजन कर देते हैं। ठीक, तो पहले हमने क्या बताया था, आप कहोगे कि पहले वाली जो क्लास थी हमने उसमें आपको भारत का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे और उसमें अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हम वर्गीकरण को बता रहे थे कि भारत का अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। ठीक है, ये सब चीज मुझे बतानी। सबसे पहले मैंने आपको एक ग्लोब बताया, उस पे अक्षांश और देशांतर दोनों ही रेखाओं का ज्ञान बताया। अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने फिर अक्षांश हेडिंग लगवाई थी जिसे कहते हैं अक्षांश, और उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत का अक्षांश रेखाओं का मतलब वे कौन सी रेखाएं हैं जो अक्षांश से भारत में क्वेश्चन बना सकती हैं, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, कौन कौन सी रेखा मैंने कवर कर दी थी उसका रिवीजन करता चलूंगा और क्लास को आगे बढ़ाता चलूंगा। ठीक, एक आप देखते जाना कैसे। हमारा हेडिंग क्या लग रहा था, वर्गीकरण, और वर्गीकरण में क्या लग रहा था, आप क्या होगे, अक्षांश, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा कौन सी रेखा, आप कहोगे भारत में कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं ठीक है लगती हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये अक्षांशों से मैं आपको बताने जा रहा था। इधर आपका मैप बन रहा था, ये मैं फिर से बना देता हूं। ये मैंने बताया था कि अक्षांश वे रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर कैसे हो, वे रेखाएं ऐसे इस तरीके से, उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। मतलब कि ग्लोब जो है, ये ग्लोब जो है, इस पर ये वाली जो रेखाएं हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, अक्षांश। ठीक है, जो पड़ी हुई रेखाएं जिनको हम क्या लेटी हुई रेखाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में ये अक्षांश रेखाएं क्या होंगी, टच होंगी। तो वो भारत का सबसे दक्षिण में टच होंगी और आपके उत्तर में भी टच होंगी, मध्य में भी टच होंगी। मतलब कि भारत के हर क्षेत्र में ये अक्षांश रेखा आपको मिलेगी। तो इसका मतलब कहां कहां मिल सकते हैं, आप कहोगे जी ये एक द्वीप है, यहां पर भी एक द्वीप है, ये इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आप कहोगे इसको कहते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और इसको हम क्या कहते हैं, अंडमान, निकोबार, द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत है। यदि और ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अभी मैं बताने जब राजधानी और राज्य पढ़ाऊंगा तब आपके सारा क्षेत्र बता दूं। आप कहोगे अक्षांश, भारत सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, आप कहोगे पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु।
क्या है? तो मैंने पहले वाली क्लास में कवर करा दिया था। आप कहोगे दक्षिणतम बिंदु है यहाँ, जिसे आप कहोगे ये वाला। आपको यदि ये देखना है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये पॉइंट आपका क्लियर है बिल्कुल। तो ये कितने पर है? आप कहोगे ये 6.45 मिनट। तो आप कहोगे दक्षिणतम बिंदु ये है, यदि क्वेश्चन बनता है भारत का दक्षिणतम बिंदु। यदि बनता है मुख्य भूमि वाला तो आप कहोगे ये आपका एक राज्य बन जाएगा जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिल, पूरा नाम ही लिख देता हूं यहां पर मैं, ठीक है। और इसी के बाद इसका एक स्थान पड़ता है ये, जिसको आप जानते हो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, और ये दक्षिणतम बिंदु है जिसे कितना 8.4 मिनट पर बसा हुआ। ये क्वेश्चन मैंने कहा कैसे क्वेश्चन बनेगा ये मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में। इसके बाद एक रेखा मैंने ये बताई थी, ये वाली। इसम कौन सी रेखा कहते हैं? आप कहोगे इसम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है, आप कहोगे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा क्या है? एक अक्षांशीय रेखा है। या पूछ ले, आपको कह दे कर्क रेखा ना दे तो आपको एक चीज जरूर देगा जिसका नाम है 23.5 डिग्री अक्षांशीय, उत्तरी अक्षांशीय रेखा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो मुझे कमेंट में बता सकता है। तो आप कहोगे, तो दूसरा क्वेश्चन बनता, मैंने बताई थी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? गुजरती। तो आपसे पूछा जाएगा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप इसका सिंपल सा आंसर है कि भैया 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? आप कहोगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य आपको नाम पूछने, सबसे पहले आपका एक नाम आओ गुजरात राज्य। दूसरा नाम आएगा आपका इसका नेक्स्ट, जिसका नाम है राजस्थान। तीसरा नाम इसका आपका आ जाएगा जिसे आप कहोगे, तीसरा कौन सा नाम आएगा? मध्य प्रदेश। चौथा आपका नाम आएगा छत्तीसगढ़। और आपका पांचवा नाम आएगा जिसे आप कहोगे झारखंड। और छठा नाम आपका क्या आ जाएगा? आप कहोगे छठा नाम आएगा जिसमें पश्चिम बंगाल। और सातवां नाम आएगा त्रिपुरा। आठवां नाम आएगा इसमें आपका मिजोरम। तो आपके 8 राज्य हो गए, ये इन रेखा से गुजरते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन बना कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 8 के 8 के आपके नाम लिखे हुए हैं, आप इसमें आंसर कर सकते हो। ये भी पूछ सकता है किस राज्य से नहीं गुजरती, तो इसका मतलब है इन 8 से गुजरती है, बाकी बचे हुए 20 राज्यों से नहीं गुजरती। ठीक है, तो इसमें से आपका कैसा भी क्वेश्चन है आप इसको हल कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में बताया था, अब भी बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन आया था एसआई में कि वह कौन सा राज्य है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा के समीपतम है। समीपतम का मतलब है नजदीक है। ठीक है, आरपीएफ एसआई का एक क्वेश्चन था। ठीक, तो इसमें आप क्या कहोगे जी, झारखंड की राजधानी रांची था, वो कर्क रेखा के नजदीक बसी हुई है। समझ में? अब
अब आती है बात उत्तर की। उत्तर में आप कहोगे जी ये वाला क्षेत्र हम पहले 2019 से पहले इसे मानते थे जम्मू कश्मीर। क्या कहते थे भाई? आप कहोगे इसी को हम कहते थे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ये वाला कश्मीर, ठीक। और जम्मू कश्मीर आप कहोगे जम्मू कश्मीर जो है वो ऐसे कहीं आपको दिखाई दे रहा था, ये वाला। वर्तमान में भारत के पास कितना जम्मू कश्मीर है? इतना, ठीक है। परंतु हम अपने मानचित्र में पूरा दिखाते हैं। ये कब? आप कहोगे ये किसके पास है? आप कहोगे POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ठीक है। पाकिस्तान, कश्मीर का वह हिस्सा, दोबारा सुनो, कश्मीर का वह हिस्सा जो वर्तमान में पाकिस्तान के पास है उसी को हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तो POK का मतलब समझ में आ गया कि क्या कहते हैं। ये रेखा का क्या नाम है और ये लाइन वाली क्या नाम है, इसको मैं आपको जब रेखा पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कंप्लीट करूंगा। तो आप क्या कहोगे? अरे ये वाला हिस्सा किसके पास है? आप कहोगे पाकिस्तान के पास है। अब भारत का सबसे पहले युद्ध हुआ था स्वतंत्रता के बाद 1962 में, जिस युद्ध को आप कहते हो चीन और पाकिस्तान, चीन और भारत का युद्ध। भारत ने सबसे पहले लड़ाई कब लड़ी थी स्वतंत्रता के बाद? आप कहोगे 1962 में, ठीक है। तो ये युद्ध किसके साथ हुआ था? आप कहोगे चीन और भारत के मध्य हुआ था। और चीन ने भारत के कुछ क्षेत्र को कब्जा लिया था। ये वाला क्षेत्र था जो हम क्या कहते हैं, चीन के अधीन है। कौन से वाला क्षेत्र? आप कहोगे ये वाला क्षेत्र। तो इसीलिए आप कहोगे जम्मू कश्मीर पर कुछ POK पाकिस्तान के पास है, कुछ चीन के पास है, ठीक। यहां पर एक आर्टिकल लागू हो रहा था, धारा 370। आपने पढ़ा होगा, जब संविधान आएगा आपको इसके बारे में विशेषकर बताया जाएगा। तो धारा 370, और धारा 370 क्या है और आप कहोगे 35A क्या है, वो सब संविधान में पढ़ाया जाएगा। तो इसका मतलब हमें केवल इतना, धारा 370 को हटा कब दिया? आप कहोगे इसको हटा दिया गया था 2019 में, ठीक है। ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। किसने हटाया? बीजेपी ने। जैसे इसको हटाया, हटाने के बाद, ठीक, जैसे इसको हटाया, अच्छा, जैसे इसको हटाया, हटाने के बाद तो भारत ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। ऐसे ये वाला मानचित्र आप देख सकते हो। आप जब मानचित्र देखोगे वर्क जो आया है राजनीति, उसमें आपको मिलेगा। और आपको तो मानचित्र रखना चाहिए। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मानचित्र के साथ ही कार्य करना चाहिए। पॉइंटों की कोई आवश्यकता नहीं, मानचित्र उठाओ और उनके नाम भरते चले जाओ। तो इसे आप क्या कहोगे? इसे कहते होगे जम्मू, और इसे क्या कह दोगे? आप कह दोगे, इसे कह दोगे लद्दाख। 2 आपके बने, जम्मू और लद्दाख, 2 नए केंद्र शासित बन गए हैं। अब आप कहोगे यदि मैं पहला क्वेश्चन, यदि 2019 से पहले वाले क्वेश्चन पूछूं तो बताओ भारत का दक्षिणतम उत्तरी अक्षांश क्या था? तो आप कहोगे जी यहाँ है, ये रहा। ये ऐसे टच हो जाएगी कहीं को रेखा, तो ये क्या आपका? आप कहोगे ये भारत का दक्षिणतम बिंदु, उत्तरी बिंदु है। कैसा बिंदु है? सॉरी, उत्तरी बिंदु है। और उत्तरी बिंदु कितने पर है? आप कहोगे जो रेखा टच होती है इसको हम क्या कहते हैं? 37.6 मिनट, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। कितना? 37.6 मिनट। तो आप कहोगे आपका दक्षिण हो गया, उत्तरी हो गया। अब आंसर कश्मीर में, जम्मू में या आपका लद्दाख में कहां पर है? तो आप कहोगे ये आपका वर्तमान लद्दाख में, क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश में है। अब राज्य ने क्या होगा? आपको त्रिबिंदु कहां है? आप कहोगे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है।
कुछ किताब, जो भी किताब होंगी आपकी, जो भी किताब होंगी आपकी 2019 से पहले हुई, तो उनमें यही आपको मिलेगा कि उसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो आपको यहां तक क्लास समझ में आई। तो आप कहोगे उत्तरी कितना मिनट में बताया, 7.6 पर बचा हुआ है। ठीक है, ये तो अक्षांश हुए, ये तो अक्षांश हुए। अब आपको बताना है देशांतर। देशांतर क्या है, आपसे पूछ लेगा दक्षिणतम बिंदु क्या, आप कहोगे निकोबार द्वीप समूह में, जिसे आप कहते हो इंदिरा पॉइंट। और क्या इंदिरा पोल कहाँ है आपका, उत्तर में है। ठीक है, दूसरा क्या, कन्याकुमारी। क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, बनेगा भारत का दक्षिणतम, तो लगाना निकोबार द्वीप समूह। यदि नहीं बनता तो आपका बनता है मुख्य भूमि वाला, तो कन्याकुमारी। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। और उत्तरी कौन सा, आपका इंदिरा पोल। और कहाँ है ये, लद्दाख में। ये इसकी कहानी थी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कहानी। जो रेखाएं हैं, जो आपकी ये रेखाएं हैं, ठीक, जो आप देख रहे थे, इनमें एक रेखा आती है देशांतर। ठीक है, और देशांतर रेखाओं को हमेशा टाइम के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, टाइम रेखा। तो आप कहोगे, अब हम कौन सी रेखा पढ़ेंगे, आप कहोगे देशांतर। ठीक है, दो देशों के बीच अंतर स्थापित करने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। आप इसको खुद ही तोड़ लो, जब समझ में ना आए तो शब्दों को विभाजन कर लिया करो। ठीक, जैसे शब्द तोड़ोगे आपको और आसान होती चली जाओगी। देश प्लस अंतर। ठीक है, अब देश प्लस अंतर मतलब कि देशों के बीच अंतर, हम इसको कहीं में करें टाइम के लिए, किसका अंतर, टाइम का अंतर। मतलब कि ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जाओगे, यदि यहाँ कुछ टाइम होगा 6:30, तो यहाँ कितना होगा, आप कहोगे 6:35 होगा। इसका मैं समझा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि है। तो इसका मतलब क्या है, आप कहोगे कि इनके बीच पार करने को, मतलब बढ़ाने वाली दूरी को हम क्या मिल रहा, अंतर मिल रहा है। मतलब कि देशांतर वह रेखाएं भी हैं जो दो देशों के बीच समय का अंतर स्थापित करती हैं। समझ में आया। तो आप कहोगे रेखा। अब सुनो कहाँ कहाँ है, इसके बारे में बता देता हूं। पहली रेखा क्या है, आप कहोगे ये दो जगह लग सकती है। एक तो आपके यहां पर लग सकती है, जिसे आप देख रहे हो, ये गुजरात में टच हो सकती है। एक आपका यहां टच हो सकती है, यहाँ। ठीक, ये दो देशांतर आपके टच होते हैं। अभी मैं एक और बताऊंगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, आप कहोगे इसी को हम क्या कहते हैं, देशांतर। और ये देशांतर कहां टच होता है, आप कहोगे कि ये पूरा राज्य है, ये सॉरी राज्य, ये वाला राज्य है जिसे आप कहते हो गुजरात। अब गुजरात जो राज्य है, इसका ये बिंदु जो है, इसी को कहते हैं कीबित, ओ सॉरी गौर माता। आप क्या कहते हैं, आप कहोगे गौर माता। गौर माता का मंदिर यहीं पर है। ठीक है, ये गौर माता मंदिर है। और ये क्या है आपका, ये आपका पश्चिमी बिंदु है। कैसा है भाई, किस दिशा में, दिशा ही देखो, पश्चिम दिशा में। आपसे पूछा जाएगा कौन सी दिशा में, आप कहोगे पश्चिम दिशा में। तो आप कहोगे जो भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, आप कहोगे गुजरात। और गुजरात से मतलब कहाँ है, आप कहोगे गौरमोता। जब पाकिस्तान भारत युद्ध हुआ था, इस युद्ध पर जितने गोले लगे थे, बताया जाता है कि इस युद्ध में कोई हानि नहीं पहुंची थी, कुछ ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, मैंने देखा नहीं, उस युद्ध के समय मैं था नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूं। तो आप क्या कहोगे, ये किसका है, गौर माता का युद्ध है। ठीक है, और हाँ एक समस्या, यदि जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको इस पॉइंट यदि लगता है कि मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ऑफलाइन में हमें कम पढ़ा रखा है, तो यहाँ से वीडियो
देख सकता है और नोट्स में अपने क्या कर सकता है, उन पॉइंटों को जोड़ सकता है। दोनों क्लास सेम चल रही है, ऑफलाइन वाली भी और आपकी ऑनलाइन वाली भी। नोट्स आपको साथ साथ बनाने पड़ेंगे, उनकी मैपिंग मैंने करा रखी है। दूसरी बात, यदि अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक, और लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। यदि अच्छा ना लगे कि नहीं है शेयर लाइक करने का तो मत करना, ठीक। चलो आगे देखते हैं। तो आप क्या कहोगे, और इसी को हम क्या कहेंगे, आप कहोगे इसी को कहेंगे हम पूर्वी बिंदु। क्या कहेंगे भाई, पूर्वी देशांतर ये रहा। अब इसमें जो यहां लगेगा ये हो जाएगा पूर्वी बिंदु, इससे पूरब में हम है ही नहीं, ठीक है, और इधर इसके पश्चिम में नहीं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, पूर्वी बिंदु। अब ये बना दिया मैंने यहां ऐसे, तो आप कहोगे ये वाला जो क्षेत्र बना, तो ये बना आपका अरुणाचल प्रदेश। चल प्रदेश। आप कहोगे भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या है, आप कहोगे इसी का नाम है कीबिथु। क्या नाम है भाई, आप कहोगे की, यहां लिख रहा हूं भाई, बी, कौन सा है, कीबिथु। आपसे क्वेश्चन कितने पे है, आप कहोगे 97.25 में, ठीक है, कितना है 97 पॉइंट। आ जाओ भाई फिर मिलते हैं। क्या बताया था मैंने, पूर्वी बिंदु आप कहोगे 97.25 पर है, जिसका नाम कीबिथु। कोई दिक्कत नहीं था। अब यहां से एक रेखा गुजरती है, ये वाली, इसको कहते हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। कितने भाई, आप कहोगे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक। इसी को हम कहते हैं भारत टाइम जोन रेखा। भारत का या भारत की समय रेखा। क्या है, भारत की समय रेखा। समझ में, किसे कहते हैं, आप कहोगे 82.5 डिग्री देशांतर। इसी को हम क्या कहते हैं, भारत की समय रेखा कहते हैं। अब पहले ग्लोब देख लो एक बार, ठीक है, ये वाला ग्लोब देख लो, ये क्या भाई, पृथ्वी। अब इस पर ये जो रेखा खींची गई है, ये इसको हम क्या कहते हैं, आप कहोगे 180 डिग्री देशांतर रेखा। और इसी को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय टाइम रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इससे दो बात है, यदि इस रेखा से पूरब की ओर चलोगे यहां से, तो टाइम में क्या होगी, आप कहोगे वृद्धि होती चले। मतलब कि यहां से ऐसे चलोगे तो भी वृद्धि होती, पूरब की चलोगे तो टाइम में क्या होगी, वृद्धि होगी। यहां से कहीं हमने क्या ले लिया, हमने यहां लिया, तो ये कितनी रेखा है, आप कहोगे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक। अक्षांश नहीं पढ़ा रहा, बस ये रेखा समझा रहा हूं कैसे। तो आप कहोगे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, कोई दिक्कत। अब इसको टाइम कैसे लगाए हम, टाइम कैसे लगे, आप कहोगे 82.5 को हम एक अक्षांश को पार करने, मैंने अभी बताया एक अक्षांश को एक पार करने में हमको कितनी लगती है, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, आप कहोगे 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री को पार करने में। तो आपको कितने पार करनी है, आप कहोगे 82.5 पार करनी है। तो 82.5 डिग्री को मैं कितना लिख दूंगा, मिनट बढ़ाने के लिए 82.5। समझ में, तो ये क्या है, डिग्री। तो मैं कह रहा हूं 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगेंगी, तो 82 को पार करने में कितनी लगेंगे, आप कहोगे 82.5 को जी गुणा कर दो किससे, 4 से। जब आप इसकी गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 1 6 24, ये आ गया पॉइंट। तो पॉइंट के बाद खत्म, ये क्या है आपका, आप कहोगे मिनट आ गया 330 मिनट। पॉइंट हटा दो कोई दिक्कत नहीं, कितना है 330 मिनट आया। तो आप कहोगे, आप ग्रीनविच से कितने आ गए हो, आप कहोगे 330 मिनट आ गए हैं।
तो 1 मिनट को पार करने में कितना, मतलब यदि मैं इसके घंटे बना दूं तो आप कहोगे इसके घंटे बनाने के लिए 330 को भाग करनी पड़ेगी 60 से। तो जब मैं 60 से भाग करूंगा तो 6 पंजे 30 और भाई कितना बचेगा 5, फिर 5 आ जाएगा 0.5। इसका मतलब है 5.5। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 5 घंटे 30 मिनट का समय आगे है। तो यदि ग्रीनविच पर दिन के 12 बजे होंगे तो भारत में उस समय कितने घंटे आगे होंगे, 5 घंटे। भारत में उस समय 5:30 हो, समझ में आया? तो 5:30 होगी। अब ऐसे चलोगे तो टाइम ऐड होगा, ऐसे चलोगे तो माइनस होगा। तो आप एक चीज, यदि आपने देखा होगा, आप हमारे भारतीय वायुसेना का एक व्यक्ति, ठीक है, एक सैनिक कहाँ चला गया था, पाकिस्तान चला गया था, ठीक है, और उस समय जब उसको रिहा किया जा रहा था बाघा बॉर्डर से, तो आपको समय दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान में 6:30 हो रहे हैं, ठीक है, भारत में इस समय पाकिस्तान के अकॉर्डिंग इस समय छोड़ा। तो वहां की और भारत की जो टाइम था उसमें अंतर था। अंतर किस कारण था, आप कहोगे अक्षांश और देशांतर के कारण। ठीक, अब पूछा जाएगा जी ये तो टाइम जोन है, इतने आगे हैं हम, तो भारत का टाइम जोन देखा कहाँ है, आप कहोगे मुख्यतः उत्तर प्रदेश में। कहाँ है भाई, आप कहोगे उत्तर प्रदेश के एक स्थान पड़ता है इलाहाबाद। क्या पड़ता है भाई, उत्तर प्रदेश का एक उत्तर प्रदेश राज्य है, इसमें एक स्थान पड़ता है, एक जिला पड़ता है जिसका नाम है इलाहाबाद। जिसको अब वर्तमान में क्या कहा जाता है, आप कहोगे प्रयागराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रयागराज, ठीक है। राज, प्रयाग का मतलब समझते हो, मिलन, मिलना, ठीक है, जहां पर संगम हो, मिलन हो, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। और इसी में एक स्थान पड़ता है इलाहाबाद में, नैनी, ठीक है, और नैनी स्थान से टाइम जोन समय लिया गया है। भारत में टाइम जोन कहां से लिया गया है, नैनी स्थान से लिया गया है। और ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आप कहोगे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद थोड़ा सा बिहार, और बिहार के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन ना हुआ है तो अक्षांश देशांतर से भारत में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक, और उसको भेज सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है, और यहाँ पर आकर समझा दूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। और हाँ मेरे भाइयों, यदि कोई प्रैक्टिस सेट है, कोई बुक है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन छूट रहा है क्षेत्रफल से प्लस आपका अक्षांश और देश। यदि ऐसा है तो मैं आपको और इस क्लास का लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कंटेंट आपको ऐसा ही मिलता रहेगा। एक बार ज्योग्राफी पढ़ के देखो, उसके बाद बताना कि पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक कवर करो, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। किसी भाई को भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, कल मिलेंगे, बाय मेरे भाई।